Welcome, Fox. I am Vinash Garg, the UPSC Digital Mentor. Welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series. And in this video, we are going to discuss the remaining topics of fundamental rights. So this is a continuation of our earlier videos. If you had not watched that videos, then I highly request you to just go and watch that videos first to make better sense of all the pointers or all the articles that we had discussed till now. So now let's get started off with the topic of today, that are the remaining topics or the remaining articles of fundamental rights. So let's get started. So guys, in the earlier video we had discussed about the right to freedom. In this particular video, we will start over the right against exploitation directly so that our video gets ended up on the time. So now let's get started off right against exploitation. So this is available to both citizens and non-citizens. Always remember, मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि किसके पास है, सिटीजन्स के पास ही है या सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के पास है, और जो वो राइट है वो अगेंस्ट सिर्फ स्टेट है या राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है, राइट. सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली मीन्स इटसेल्फ कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. दैट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एंड दैट प्रोटेक्ट नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स डिस्कस इट ऑन द बेयर एक्ट, बिकॉज आई ऑलवेज रिएटरेट बेयर एक्ट तो पढ़ना ही है, right? So now this is article 19. Now comes article 20. Here it is. So it's right against exploitation, article 23, that says traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of these provisions shall be an offense punishable in accordance with law. That means कि जो ये ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स के, जो कि फिर भी आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट, बहुत ज़्यादा ये अलग ही एक नेक्सस चलता है, और बेगार वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिट की जाती है क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. हम ऐसे एक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे कि एनिमल एक्सप्लॉयटेशन या एनिमल राइट्स की बात होती है, बट ह्यूमन राइट्स के ऊपर फिर भी हम लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज भी ट्रैफिकिंग एग्जिस्ट करती है और सबको पता है इसका नेक्सस है, बट स्टिल नोबडी इज वर्किंग ऑन इट. Then nothing in this article shall prevent state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on ground only on religion, race, caste, sex or class or any of them. So basically यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले तो ये बोल दिया ट्रैफिकिंग या एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट अगर कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें सर्विस की ज़रूरत है इन लोगों की, तो वो वहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ प्रोविजन बना सकते हैं. क्योंकि देखो, हम ऐसी कंट्री हैं या हम ऐसे सर्कमस्टांसेस से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग बहुत डाइवर्स कंट्री है. हमारे यहाँ पे यूनिटी ज़रूर है, बट फिर भी हमारे आसपास पे भी हमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं. हमें क्योंकि चेंजिंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेंड जो है वो भी चेंज होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ते हैं. तो ये बोला जा रहा है कि 23rd आर्टिकल के अंदर ही कि ऐसा ना हो कि कल को सपोज गवर्नमेंट बोले कि हमें कुछ भी सर्विस की ज़रूरत है और लोग आर्टिकल 23 के अंडर फंडामेंटल राइट को क्लेम करने लग जाए. तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट from imposing compulsory services अगर उन्हें कुछ लगता है. Then Article 24 says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment. कि ऐसी कहीं भी hazardous employment के बीच में जो चिल्ड्रन है उन्हें नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग केसेस देखते हैं जिसमें कि ये सब हो रहा है. अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है और फिर भी ये सब हो रहा है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है. और वो प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं ना, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच है, तो वैसे ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे ही प्रॉब्लम्स हैं, तभी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर पा रही हैं. अगर सपोज देखो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, ठीक है, या कुछ भी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया और उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सप्लॉयटेशन, वैसे भी हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है, ये एक्सप्लॉयटेशन को एंड किया गया, बट फिर भी ये एग्जिस्ट कर रही है. कैसे कर पाएगी? अगर जो सपोज करो मैं बोलती हूँ इन लोगों को अपने राइट्स नहीं पता हो सकते, बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चों को भी नहीं पता हो सकते और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना उन्हें भी नहीं पता हो सकते, बट वहाँ पे पॉइंट आ जाता है ये कि इन्हें एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, उन्हें तो पता है. इन्हें जो एक्सप्लॉइट कर रहा है या वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो भी पुलिस वाले हैं, वो तो कोई भी पेपर क्रैक करके गए होंगे, उन्हें तो कोई नॉर्मल कुछ तो बेसिक सेंस होगी फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ तो पता होगा, तो क्या वो ये चीज़ें नहीं रोक सकते? तो ये फिर भी एग्जिस्ट करती है. बट एनी हाउ दिस इज आवर फंडामेंटल राइट दैट वी डू हैव, जिसमें के अकॉर्डिंगली ट्रैफिकिंग भी नहीं हो सकती, जिसके अकॉर्डिंगली जो चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 14 वो हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी एंगेज नहीं हो सकते. So that was Article
23 एंड 24 अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे ही आपको भी साथ के साथ बेरेक्ट जरूर पढ़ना है। देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज वी हैव द आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 25 to 28 दैट आर मोस्टली pertaining टू आवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि इंडियंस के लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर अस रिलीजन इज समथिंग, आप देखो अभी जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी महाकुंभ में भी कितने सारे लोग जा रहे हैं, इतने मतलब इतनी सारी मतलब 50 करोड़ प्लस हो जाना वहाँ पे महाकुंभ में जाना। सो दैट मीन्स कि रिलीजन हमारे अंदर है, चाहे हम कितना अपने आप को मॉडर्नाइजेशन कर लें, बट फिर भी इंटरनली हम लोग अगेन एंड अगेन वही सेम चीज़ आती है, रिलीजियस रहेंगे, और वो बाय डिफॉल्ट हमारे डीएनए में है। तो वही इसीलिए स्पेशली जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके ऊपर खास ध्यान दिया गया है। तो अंडर आर्टिकल 25 क्या बोला जाता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, मेरे पास राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपेगेट है। दैट शोज कि मेरे पास ये फ्रीडम्स है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। सपोज मेरी कंसाइंस बोलती है कि नहीं, मुझे किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करना, आई वॉन्ट टू बी अथीस्ट, तो आई कैन बी दैट। वो भी मेरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है कि अगर मुझे कोई भी रिलीजन नहीं चूज करना तो वो भी मेरा अपना कंसाइंस है, मैं अपने कंसाइंस के हिसाब से चल सकती हूँ। देन अगर मेरा कोई रिलीजन है तो मैं उसको अपने हिसाब से प्रोफेस कर सकती हूँ, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकती हूँ, अपने हिसाब से प्रोपेगेट कर सकती हूँ। बट अगेन सेम थिंग कि प्रोपेगेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कोई भी उन्हें, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं, तो उस केस में वो बहुत सारे लोक लुभावने वादे करते हैं, बहुत सारे उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगर आप हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो जेन्युइन वे में होना देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आपके पास ये सारे राइट्स आ जाते हैं अंडर आर्टिकल 25। देन कम्स अंडर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मेरे पास राइट है, सबसे पहले ये राइट ये आ गया कि मैं कौन सा रिलीजन चूज करूंगी या उसको कैसे प्रैक्टिस करूंगी, वो मेरा अपना फ्रीडम है। देन कम्स, अगर मेरे पास वो फ्रीडम आ गया, उसके बाद मैं उसको कैसे आगे लेके जा सकती हूँ? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो अपने अफेयर्स को अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है। अब अपने हिसाब से हैंडल करना का क्या मतलब है कि अब पहले सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस, और वो 3 कंडीशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है देखना। इट शुड बी कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सिस्टम ऑफ बिलीफ या डॉक्ट्रिन विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव फॉर द स्पिरिचुअल वेलबींग। कि देखो हमारे केस में, इंडिया के केस में, हर जगह पे आपको बहुत सारे संत, बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। तो अब किसे हम रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे और किसे हम रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं मानेंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर हमें क्राइटेरिया बताया। सबसे पहले क्या बोला कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या होगी कि दैट विल बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। दैट मीन्स एक बंदा नहीं, बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को अडेयर करेंगे। दैट मीन्स उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम होगा, अपनी एक डॉक्ट्रिन होगी जिसके हिसाब से वो सारी चीजें कर रहे होंगे कि किस हिसाब से वो अपनी लाइफ जिए जो कि उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए उनके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरा ये है, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्ट्रिन तो एक है पर बहुत सारी डिफरेंट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, नाम भी डिफरेंट होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेम सपोज, ये वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ें भी हैं, बट फिर भी सपोज करो कि आप किसी रिलीजन से अलग हो रहे हो और फिर भी नाम सेम रख रहे हो, तो उसका कोई सेंस ही मेकअप नहीं होता। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन बनने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, फर्स्टली आपका कोई अपना डॉक्ट्रिन होना चाहिए कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स का, और वो डॉक्ट्रिन आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट। एंड सेकेंड कॉमन थिंग और सेकेंड करेक्टरिस्टिक वी अंडरस्टूड वॉज कि उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग कि उनका डिफरेंट नेम होना चाहिए। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोमिनेशन। सबसे पहले हमने डिनोमिनेशन डिस्कस किया, और ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, ये हर उन रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए भी है जो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को या अपने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। आई होप दैट्स क्लियर।
सो आर्टिकल 25 में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन्स हैं उनके बारे में बात कर ली आर्टिकल 25। 26 में बेसिकली जो न्यू डिनोमिनेशंस हैं उनके बारे में बात कर ली। फिर आता है आर्टिकल 27 दैट सेज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि अगर आप रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो तो उस केस में आपको टैक्सेशन से रिबेट्स मिलेगी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब चाहे वो रिलीजन हो चाहे रिलीजियस डिनोमिनेशन हो, जो हमने आर्टिकल 25 और 26 में देखा, उन दोनों के पास राइट है कि अगर वो अपने रिलीजन की मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उस केस में उनके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। बट दिस इज अबाउट टैक्स, एनी हाउ दे कैन, मतलब जो गवर्नमेंट है वो उनसे फी जरूर ले सकती है, राइट, बट टैक्स जरूर उनको एग्जम्पशन या रिजम्पशन मिलेगा। दिस इज आर्टिकल 27। वाई दिस इज सो, ताकि आप, क्योंकि हमने आर्टिकल 25 में क्या देखा था, वी हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रमोट, राइट। तो वो प्रोपेगेट करना या प्रमोशन करना, उसके लिए वो टैक्सेशन से फ्री रखा गया है। देन आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूर याद होनी चाहिए या ज़रूर पता होनी चाहिए। That is, no religious instruction shall be provided in any educational institute wholly maintained out of state fund, कि जो स्टेट फंड या स्टेट, सपोज करो कोई भी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट क्या है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है। थियोक्रेटिक का क्या मतलब है कि जब हमारे स्टेट का या हमारी गवर्नमेंट का कोई एक रिलीजन हो जाए, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, वो सबके लिए वर्क करती है। सो दैट मीन्स कि जो हमारी सेक्युलर कंट्री है या सेक्युलर गवर्नमेंट है, वो किसी भी एक रिलीजन की इंस्ट्रक्शंस मतलब अपने अंडर तो नहीं दे पाएगी, राइट। तो वही यहाँ पे है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे नहीं दी जाएगी जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या तो वो गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट फंडेड है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। कि अब देखो, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसे हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और 4 टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्टली इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो पूरी तरह से स्टेट के अंडर है, और इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, जैसे कोई सी ट्रस्ट के अंदर है। फिर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अब जो एड रिसीव करेंगे या होली मेंटेन बाय स्टेट होंगे, वो किसी भी हाल में अपने प्रीमिसेस में जो पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, स्कूल्स वगैरह में असेंबलीज वगैरह होती थी, तो वो असेंबली में अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो वो बिल्कुल जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, सेकुलर जो चीज़ें होती हैं वही वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी या वही वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा किसी एक धर्म को प्रमोट किया जाए, राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल 28 दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट आर प्रोवाइडेड टू अस, और दीज आर द फ्रीडम्स दैट आर प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 25, 26, 27, 28। अब इसमें हमने क्या क्या देखा है? इसमें हमने देखा है सबसे पहले आर्टिकल 27 में जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उनके बारे में बात किया, जिसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी हमें दिया है। देन आर्टिकल 26 में हमने रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात की है। फिर हमने आर्टिकल 27 में फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टैक्सेशन और आर्टिकल 28 में अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, उसकी बात की है। सो दैट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई अगेन रिएटरेट कि प्लीज बेयर एक्ट में से जरूर पढ़िएगा, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट देयर इज नो सेंस कि आप ये सारा कुछ करें, क्योंकि बेयर एक्ट में से ही आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि जिससे हमें शैल बोलना है या कैसे लिखना है, वो एक प्राइम अंडरस्टैंडिंग वहां से बनती है। सो दीज आर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अगर हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करें, दैट आर प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 29। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो एक चीज की श्योरिटी रखने की कोशिश की है, वो ये की है कि अगर हमारा कहीं भी कल्चर है, कुछ भी हमारी पेकुलर फीचर है, कुछ भी हमारी स्पेशलिटी, क्योंकि जितने हम डाइवर्स हैं उतनी तो उस डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। नहीं तो आजकल क्या है, सब कुछ मोनोटोनस है। आप देखो, हर कोई ब्रांड करता है, मगर ब्रांड में क्या है, एक तरह की शर्ट्स हैं, एक उसकी बस एज के हिसाब से वो साइज चेंज हो जाएंगे। और फिर क्या है, एक पॉइंट पे जब आप बाहर जा रहे हो तो आप देखो कि अरे मैंने भी वही शर्ट पहनी है, उसने भी वही शर्ट पहनी है, सेम ब्रांड की है, सो दैट मीन्स एक ही जगह से या डिफरेंट स्टोर से खरीदी होगी, बट है तो सेम ही ना। स्कूल में तो हमें यूनिफॉर्म पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं कि यार अब यूनिफॉर्म क्यों पहननी है, मैं सिविल ड्रेस में क्यों नहीं जा सकता। और एनी हाउ हम लोग जो सिविल ड्रेसेस है उसे यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जस्ट ऑन द सेक ऑफ ब्रांड, कि हम उस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। बट हाँ, यही चीज़ें हैं।
तो इतनी मोनोटोनस लाइफ में जो हमारे कल्चर है, जो एक लाइफ दे रहे हैं चीज़ों को, इतने लाइवली है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत कोशिश की है। और वही कोशिश यहाँ पे दिखती है कि उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उसे संभाल के रखा जा सके। फर्स्टली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखा जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द रीजन वाई माइनॉरिटीज़ आर like attaching themselves or retaining their bond with the government of India. So provides that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. अगेन सेम थिंग कि अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है प्लीज़ उसे प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि आप देखो जो भी आप में स्पेशल होता है ना वो आप में ही होता है। जैसे हर कोई आपको बहुत, जैसे बड़े बड़े लोगों की बातें सुनो, वो हमेशा बोलेंगे यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो कि आज शायद आपको इतना सेंस मेकअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज नाउ यू आर इन द स्ट्रगलिंग फेस। जब आप वो स्ट्रगल फेस से बाहर निकल जाओगे देन यू योर सेल्फ विल से नहीं, सही में हर कोई अपना बेस्ट वर्जन है, डू वट एवर यू आर गुड विथ। ऐसा मत करो दूसरे को कॉपी करो, वट एवर यू आर गुड इन बस वही करो। तो वही यहाँ पे है कि जो भी आपकी स्पेशलिटी है प्लीज उसे प्रिजर्व करें। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड फॉर एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। वो कि हमें पता है, क्योंकि हमने अभी पहले भी डिस्ट्रिक्शन देखा था कि जो देखो जो चीज़ मेरी है मैं उसी पे तो कंट्रोल कर सकती हूँ, जो चीज़ मेरी है ही नहीं मैं उसको बोल सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बट एट द एंड वो उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। तो जो स्टेट ओन्ड है या स्टेट फंडेड है उनमें तो उनका कंट्रोल है, वहाँ पे तो वो बोल सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो भी एडमिशंस होंगे उनके बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बट जो स्टेट ओन्ड नहीं है, जो स्टेट फंडेड नहीं है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उन्हें कह सकते हो, बट दैट्स एट द एंड देयर विल। सो एक्सटेंड टू नॉट ओनली माइनॉरिटीज बट ऑल्सो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं उन सब तक ये चाहेगा, जैसे ट्राइबल्स वगैरह है उन सबको भी ये सारे के सारे राइट्स मिलते हैं। सो दैट आर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। Then comes Article 30, that is right to minorities to establish and administer educational institution. अब ये वाला राइट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए होगा, ये अदर सिटीजन्स के लिए नहीं होगा। दैट आर्टिकल 30 सेज कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है, ये उनको फंडामेंटल राइट दे रहा है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। So that is confined to minorities only and not extend to any section of citizen. अब देखो यहाँ पे जो ये minority institutions होंगे, अभी वहाँ पे क्या, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि right of minorities to establish and administer educational institutions. That means उनका खुद का will होगा। यहाँ पे state अपनी will वहाँ पे उनके ऊपर नहीं थोप सकती है, right? तो इसीलिए यहाँ पे वो discrimination करेंगे तो वो हो सकता है, but definitely जो state owned है या state funded organizations है वहाँ पे वो discrimination नहीं कर सकते, right? So this is the basic point that we have to remember related to the cultural and educational rights. Always remember, जहाँ पे हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, उन्होंने उसे प्रिजर्व किया, क्योंकि जो स्पेशल होता है उसी के ही दाम ज़्यादा लगते हैं। आप कभी मार्केट में भी जाओ, कुछ भी जो स्पेशल दिखेगा, अगर वो आपसे ज़्यादा भी दाम मांगेगा तो आप उसका दोगे, राइट? तो वही चीज़ है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, मैं पैसे से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि जो हमारी स्पेशलिटी है हमें हमेशा उसका ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि आज आपको लग सकता है कि शायद मैं जो करता हूँ वो बहुत आम सी बात है, कोई बात नहीं, सब सारी दुनिया कर रही है, बट अगर वो आपकी स्पेशलिटी है तो सारी दुनिया कुछ भी कर रही है पर आपसे बढ़िया नहीं कर सकती, राइट? तो प्लीज़ अपने उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये स्ट्रगल या ये प्रिपरेशन ये तो चलता रहेगा, ये तो होना ही है, बट इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है, देन डू वर्क ऑन इट। So these are the rights, and then comes the right to constitutional remedies, which we will not be discussing in this video. That we will discuss in next video, because I don't want कि मैं कहीं भी वो compromise करूँ उसकी quality के साथ, and for this I need certain time limit to just explain those things. So now in this video we had discussed about right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, that we will be discussing in next video. So by this we end up our discussion on this particular video. So I hope you like the video. If you do, then do hit the like button, and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and give me your feedback in the comment box below that how helpful this video was for you. And guys, again I'm reiterating on the same thing that I do conduct a master class in which I help
aspirants, UPSC aspirants that are preparing for UPSC to excel this examination with ease. If you had not registered for it right till now, then do register for it by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there, and thank you so much guys for being there. I will see you all in the next video, with the last video hopefully, for the fundamental rights. So till then, bye bye guys, take care.